प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उत्तराखंड का दौरा। भाजपा का 30 जून तक देश भर में चलेगा जनसंपर्क अभियान। पीएम मोदी करेंगे रैलियां। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर शहीद सुखदेव जी की जयंती। सीएम धामी ने ट्विटर पर किया नमन। लिखा, गौरवपूर्ण जीवन गाथा हम सभी के लिए प्रेरणा स्तंभ। उत्तराखंड में 30 जून के बाद लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सीएम धामी ने दी जानकारी। 30 जून तक कमेटी सरकार को उपलब्ध करा देगी ड्राफ्ट। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर सियासत। कांग्रेस के यूसीसी को बताया ध्यान भटकाने वाला मुद्दा। बेरोजगारी महंगाई पर साधा निशाना। केदारनाथ धाम बिगड़ा मौसम का मिजाज। भीड़ और मौसम को देखते हुए नए रजिस्ट्रेशन पर रोक। 25 मई तक रजिस्ट्रेशन पर लगा ब्रेक। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष अन्य महोत्सव का आयोजन। हरियाणा के कृषि किया कार्यक्रम का शुभारंभ। फलों का भी निरीक्षण किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरदार उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी जल्द आएंगे उत्तराखंड। भाजपा का देश भर में चलेगा जनसंपर्क अभियान। 30 जून तक चलेगा देश भर में जनसंपर्क अभियान। जनसंपर्क अभियान के जरिए पीएम मोदी करेंगे जनता को संबोधित। 15 मई से प्रस्तावित सांसदों का विशेष संपर्क अभियान टाला। 30 मई से 30 जून तक एक साथ चलाए जाएंगे दोनों अभियान। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। प्रधानमंत्री जल्द आएंगे उत्तराखंड। भाजपा का देश भर में चलेगा जनसंपर्क अभियान। 30 जून तक देश भर में चलेगा जनसंपर्क अभियान। जनसंपर्क अभियान के जरिए पीएम करेंगे जनता को संबोधित। 30 जून तक देश भर में चलेगा जनसंपर्क अभियान। बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर पीएम मोदी उत्तराखंड आने वाले। आपको बता दें कि 15 मई से प्रस्तावित सांसदों का विशेष संपर्क है। 30 मई से 30 जून तक एक साथ चलाए जाएंगे दोनों अभियान। देहरादून से खबर है, प्रधानमंत्री जल्द आएंगे उत्तराखंड। भाजपा का देश भर में चलेगा जनसंपर्क अभियान। 30 जून तक देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। जनसंपर्क अभियान के जरिए पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे। अंकित काला हमारे साथ देहरादून से इस समय हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अंकित, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जो है उत्तराखंड आने वाले हैं, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल के जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। इसको देखते हुए 30 मई से लेकर के 30 जून तक पूरे देश भर में सरकार की तरफ से एक महा जनसंपर्क अभियान चलेगा। इस अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में 51 रैलियां करेंगे। जून में एक रैली उत्तराखंड में भी होगी, इस तरीके की जानकारी हमें मिली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस संबंध में अपनी जानकारी पत्रकार से साझा की है। इस अभियान के चलते 15 मई से जो उत्तराखंड में जो सांसदों का विशेष जनसंपर्क अभियान का जो कार्यक्रम था उसको फिलहाल के लिए टाल दिया गया, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है। तो निश्चित ही जो तमाम जो कार्यक्रम है वो केंद्र के नेतृत्व में चलेगी। और ऐसी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में भी एक रैली को संबोधित करेंगे। इसको लेकर के पार्टी की तरफ से तैयारी की जा रही है। और इसके साथ ही साथ जो 2024 के इलेक्शन होने हैं उसको लेकर के ये पूरी तैयारी जो है, ये कवायद जो है वो इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। भाजपा का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की गति को आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल उनके नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं वो ऐतिहासिक है। और इसको बड़ी स्तर पर पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सांसद हैं,
वो जन जन तक पहुंचाएंगे। और इस जनसंपर्क अभियान के तहत सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, लोगों से जनसंपर्क करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, और साथ ही जो तमाम सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। तो आगे भी ये जो बड़ा जनसंपर्क अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जाना है, तो उसके तहत उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा हो सकती है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। अंकित, जिस तरीके से आपने बताया कि जो है पीएम मोदी और बीजेपी जो है पूरे उत्तराखंड में दौरा करेगी और जनता से संवाद करेगी, तो कहा जा सकता है कि 2024 की जो तैयारी है वो अभी से बीजेपी ने स्टार्ट कर दी है और उत्तराखंड की सभी सीटों पर बीजेपी की नजर है। बिल्कुल, देखिए आज उत्तराखंड के अगर हम 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि जो इलेक्शन होने हैं उसमें भी एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से जो तमाम जो हमारे सांसद हैं वो जीत करके अपने अपने जो बीजेपी के सांसद हैं वो जीत दर्ज करें। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं कवायद है। और अगर आप अन्य दलों की अपेक्षा देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में काफी हद तक अन्य दलों से आगे निकलती हुई दिख रही है। और अभी भी उत्तराखंड राज्य में भी लगातार जो सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। और अब केंद्र सरकार की तरफ से भी महाजनसंपर्क अभियान जो है करीब करीब 1 महीने का चलने वाला है। तो इसमें भी सभी सांसदों की कोशिश ये रहेगी कि अपने जो क्षेत्र है वहाँ पे जनता के बीच में जाया जाए, जो सरकार की जो योजनाएं हैं चाहे वो केंद्र की हो राज्य की हो, उसका बखान किया जाए, उसके फायदे जो है वो जनता के बीच में रखे जाए, उनकी दुख तकलीफों को सुना जाए और अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक भ्रमण किया जाए। इस तरह की कोशिश तमाम जो हमारे सांसद हैं वो कर रहे हैं और पार्टी की तरफ से भी उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं। सवाल ये है कि जो अगले साल जो इलेक्शन होना है उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से 5 सांसद जीते हुए नजर आएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तैयारियां की जा रही है, जो वादे किए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी लोकसभा के इलेक्शन के लिए है, क्या कांग्रेस को इस बार कुछ एक जीत का स्वाद देखने को मिलेगा? इन सब चीजों पर सबकी निगाहें बन रही है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें हारिस, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से काफी हद तक आगे निकलती हुई दिख रही है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से ये महाजनसंपर्क अभियान चलेगा, तो हमें लगता है कि इससे भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं अंकित, अभी जैसे हाल ही में हमने देखा था कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद जो है उत्तराखंड के जो कांग्रेस के जो कई सारे इकाई थे वहां पर जश्न का माहौल बनाया जा रहा था, ताकि जनता को ये संदेश दिया जाए कि कांग्रेस का भी माहौल जो है वो बन रहा है। क्या उसके डैमेज कंट्रोल को लेकर के बीजेपी की नजर है? उसका जो परसेप्शन बन रहा है उसके ऊपर उसका तोड़ करेगी बीजेपी? देखिए, कर्नाटक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है, निश्चित ही पार्टी के भीतर में इसको लेकर के समीक्षा की जा रही है। और एक लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी को जीत का स्वाद चखने के लिए मिला है, तो निश्चित ही उसके लिए भी एक बड़ी बात है। और पूर्ण बहुमत की सरकार आना, इसको सामान्य तौर पर नहीं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये जो चुनाव जीतना है ये काफी एक तरीके से अमृत की तरह काम करेगा, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। और आपने देखा जिस तरीके से जश्न का माहौल पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेता मनाते हुए नजर आए, उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और सब यही मानते बैठे हैं कि जो स्थिति कर्नाटक में देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगी। और उत्तराखंड के साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी को इसी तरीके की जीत मिलेगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये पूरा भरोसा है जनता पे कि वो 2024 के इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों को जिताएगी और उसको जिताने के बाद लोकसभा में भेजेगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करने के का जो कार्य है वो जनता करती हुई नजर आएगी, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव ने काफी कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हौसला अफजाई करी है। अब इसमें देखना होगा कि क्या कर्नाटक के जो इलेक्शन आए हैं उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी जो इस समय जो में लवरेज नजर आ रहे हैं, क्या वो इस तरीके का बना रहता है चुनाव के सामने या नहीं, इस पर भी निगाहें बनी रहेगी। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी के लिए हम अभी जुड़े रहेंगे। तो आपको बता दें कि 30 जून तक देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी। जनसंपर्क अभियान के जरिए पीएम मोदी जनता से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि 30 जून तक देश भर में चलेगा जनसंपर्क अभियान। बीजेपी अभी से ही लोकसभा के चुनाव पर नजर जमाए हुए है और अभी से ही तैयारी में जुट गई है। बीजेपी हमेशा
कैंपेन मोड में नजर आती है। 15 मई से प्रस्तावित सांसदों का विशेष संपर्क अभियान है वो टाला गया है। 30 मई से 30 जून तक एक साथ चलाए जाएंगे दोनों अभियान। वहीं केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगाई गई है। पंजीकरण कराए गए श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। बर्फबारी श्रद्धालु की भीड़ को किया जाएगा नियंत्रित। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लिया गया है फैसला। 26 मई से फिर से पंजीकरण की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे केदारनाथ से बर्फबारी और श्रद्धालु की भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। पंजीकरण कराए गए श्रद्धालु कर सकेंगे फिर से दर्शन। बर्फबारी और श्रद्धालु की भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से खबर आ रही केदारनाथ से कि पंजीकरण को रोक दिया गया, उसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए हारिस, केदारनाथ धाम में इस वक्त बर्फबारी हो रही है और कल भी अच्छी खासी बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। इसकी वजह से जो यातायात मार्ग है वो काफी बाधित चल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो, इसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। जगह जगह एसडीआरएफ की टीम है या अन्य जो प्रशासन के जो अधिकारीगण हैं, जो भी शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम लोग श्रद्धालुओं की मदद को लेकर के कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो मौसम है वो लगातार सरकार की जो चुनौतियां हैं उसको बढ़ा रहा है और इसके साथ ही श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार ने जो पंजीकरण है केदारनाथ धाम के लिए उस पर 25 मई तक के लिए रोक लगा दी है। 26 मई से संभवतः जो नए पंजीकरण है उसकी व्यवस्था जो है वो सरकार सुनिश्चित करेगी। सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके से केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है और लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, इन सब चीजों को देखते हुए उसने केदारनाथ धाम में 25 मई तक के लिए नए पंजीकरण पर रोक लगा दी है। लेकिन जो पुराने पंजीकरण हो रखे हैं हारिस, उन सभी श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। और इन सब चीजों को देखते हुए पूरी तैयारी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सभी तैयारियां पूरी है और जो नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है तो इससे जो पुराने पंजीकरण हुए हैं उन श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो पुराने पंजीकरण के जिन श्रद्धालुओं ने किए उन सभी को दर्शन करने दिया जा रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से बार बार जो है पंजीकरण को रोका जा रहा है, इस पर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कब तक जो है ये मौसम जो है साफ हो सकता है? बिल्कुल हारिस, अभी 15 मई तक के लिए पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि जो केदारनाथ धाम में नए पंजीकरण पर रोक लगाई जाए, फिर अब 25 तक इसको बढ़ाया गया और अभी भी संशय जो है वो लगातार बना हुआ है। तो मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले समय में जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन जो पर्वतीय जनपद हैं विशेषकर जो चारों धाम की बात करते हैं तो वहां पर हमें बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो आने वाले समय में भी मौसम से जो चुनौतियां हैं वो लगातार मिलती रहेगी। इस तरह की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जो भी श्रद्धालु चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाए, चाहे वो गर्म कपड़ों की बात करें, चाहे अन्य चीजों की बात करें, दवाइयों की बात करें, तो इन सब तमाम जो अपनी तैयारी है उसको पूरा करके जाए। इसके साथ ही जो मौसम की जो गाइडलाइन है उसको भी एक बार सुनिश्चित कर ले कि किस तरीके से मौसम विभाग ने गाइडलाइन जारी करी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये तमाम जो उत्तराखंड आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको सरकार की तरफ से जागरूक किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो केदारनाथ धाम में विशेषकर चारों जो केदारनाथ धाम की जो यात्रा है उसको संचालित कर पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जी अंकित, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन रही है, तो जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके हैं उनके लिए, उनके ठहरने के लिए क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है? देखिए, अधिकांश जो श्रद्धालु हैं वो अपनी खुद की व्यवस्था से रुके हुए हैं और कई श्रद्धालु तो ये भी बता रहे हैं कि मोटा मुनाफा जो है वो होटल कारोबारी की तरफ से उनसे वसूला जा रहा है, चार्ज वसूले जा रहे हैं। इसके अलावा जो कैंप है वो सरकार की तरफ से लगाए गए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो काफी जटिल होती जा रही है, जिसकी वजह से लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी से उतर रही है। और जिस तरीके से पंजीकरण लगातार बढ़ रहे हैं तो ये सारी चुनौतियां जो है वो सरकार के सामने खड़ी हो रही है कि इतने सारा जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उसको सरकार किस तरीके से मैनेज कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए तो बड़ी चुनौती हो रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं का भी जो
टाइम शेड्यूल है वो भी लगातार बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि हर दिन जो है नए नए इसमें अपडेट आ रहे हैं। कभी मौसम की मार हो जा रही है, कभी पंजीकरण पर रोक लगा दी जा रही है, कभी जो हेली सेवाएं हैं वो बाधित हो रही है। तो इस तरीके से पूरी जो व्यवस्था है वो बाधित हो रही है, और कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक बड़ी परेशानी ये आ रही है कि लगातार जो बर्फबारी हो रही है, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को मैनेज कर पाना ये सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन फिलहाल सरकार ने 25 मई तक के लिए रोक लगाई है, और साथ ही लोगों से अपील की है कि जो भी श्रद्धालु चारों धाम की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो पहले अवश्य अपनी तैयारी को करें, इसके साथ साथ मौसम की गाइडलाइन को भी जरूर से फॉलो करें। अंकित आला, जिस तरीके से आपने बताया कि जो है तमाम जो श्रद्धालु हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, तो जो अभी निचले इलाकों पर अभी जो श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और पंजीकरण को बार बार जो है बंद किया जा रहा है, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए आदेश, इसमें ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें जो हमारे उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है, इसमें अधिकांश जो है वो बाहरी राज्यों से लोग आते हैं, और कहीं ना कहीं सब अपने एक टाइम शेड्यूल लेकर के आते हैं। मसलन अगर कोई परिवार आ रहा है तो किसी ने 1 हफ्ते का समय, किसी ने 4 दिन का समय, तो इस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अपना समय लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, तो ये काफी चिंता की बात है। और जो श्रद्धालु का जो टाइम शेड्यूल है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। कई श्रद्धालु आधे रास्ते में आ जा रहे हैं, कई श्रद्धालु केदारनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर हैं, लेकिन बर्फबारी के चलते कभी यात्रा रोकनी पड़ रही है, कभी ग्लेशियर आ जा रहा है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो लगातार श्रद्धालुओं को परेशान कर रही है। हालांकि आस्था पर कहीं ना कहीं आस्था जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है तमाम मौसम की चुनौती के बावजूद भी। लेकिन इन सब के बीच में सरकार की तरफ से भी लगातार जो नए पंजीकरण पर रोक लगाई जा रही है वो भी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की परेशानी को और बढ़ा रहा है। ऐसे में सभी से ये अपील की जा रही है कि आप घरों से निकलने से पूर्व एक बार सरकार की गाइडलाइन को जरूर अवश्य देखें, और साथ ही मौसम की भी जानकारी जरूर लें। इस तरीके की अपील जो है वो राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन अंकित, जिस तरीके से आपने बताया कि परिवर्तन आ रहा है उससे अंकित, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, क्या कुछ इस गाइडलाइन में कहा गया है सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार की तरफ से यही अपील की जा रही है कि पहले तो जिन श्रद्धालुओं का जो स्वास्थ्य है वो खराब है वो ना इस यात्रा को करें। दूसरा, जो मौसम की क्या कुछ पूर्वानुमान है इसके आकलन कर लें। तीसरा, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपने साथ अगर उन्हें शुगर है या बीपी है तो इस तरीके की जो भी मेजर जो बीमारियां हैं वो दवाइयों की व्यवस्था अपने साथ सुनिश्चित रखें। और चौथा, अगर किसी श्रद्धालु को सांस लेने में दिक्कत है या कुछ अन्य परेशानी है तो वो फिलहाल इस तरीके का जोखिम ना उठाए यात्रा करने का। तो इस तरीके से सरकार की तरफ से अपील लगातार की जा रही है और कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जो पंजीकरण का आंकड़ा है हारिस, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये आंकड़ा सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर की सबसे ज्यादा श्रद्धालु आना चाहते हैं और बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन आस्था के साथ साथ जिस तरीके से चुनौतियां बनती जा रही है, चाहे वो मौसम की बात करें, कुदरत की बात करें या फिर अन्य चुनौतियों की बात करें, तो वो काफी सरकार को परेशानी में डाल रहा है। देखना होगा कि सरकार कैसे इन सब चुनौतियों से निपटती। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पंजीकरण की व्यवस्था को बंद करने से और मौसम की मार से कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका जो शेड्यूल है वो बिगड़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, और भारी जो ये यात्रा है उसको उनकी जेब पर पड़ती हुई नजर आ रही है। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बिगड़ते मौसम की वजह से। केदारनाथ का जो पंजीकरण है वो बंद कर दिया गया है फिलहाल। श्रद्धालुओं को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन आस्था जो है वो जो परेशानियाँ हैं उन पर भारी पड़ रही है, और सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है जिसको पालन करने के लिए सरकार से बार बार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। 26 मई तक आपको बता दें कि केदारनाथ धाम यात्रा पर रोक लगाई गई है, लेकिन जो पंजीकरण पुराने करा चुके हैं और वो जो वहां पर पहुंच चुके हैं उनके लिए कोई रोक नहीं है। 25 मई तक रोक लगाई गई है। जो नए पंजीकरण करने वाले हैं, पंजीकरण कराए गए श्रद्धालुओं को अभी दर्शन कर सकते हैं। बर्फबारी और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। बर्फबारी श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो आस्था है वो लोगों की यात्रा पर परेशानी पर भारी पड़ती नजर आ रही है।
इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि समान नागरिक संहिता ना तो जनता की मांग है और ना ही विपक्ष की। सरकार सिर्फ जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। जनता इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन सरकार जनता के मुद्दे पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 30 जून तक समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई कमेटी 30 जून तक सरकार को ड्राफ्ट उपलब्ध करा देगी, जिसके बाद सरकार इसके लिए आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। उत्तराखंड की जनता की कोई ऐसी मांग नहीं है कि समान नागरिक संहिता लागू करें। तमाम धार्मिक स्थानों को देखिए, कांग्रेस की तो कोई ये मांग थी नहीं कि समान नागरिक संहिता लागू करिए। उत्तराखंड की जनता की भी कोई ऐसी मांग नहीं है कि समान नागरिक संहिता लागू करिए। तमाम धार्मिक स्थानों को उजाड़ने का, चाहे वो मज़ारें हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मठ हो, कांग्रेस की तो कोई मांग नहीं थी। आप ऐलान कर रहे हैं कि हम मज़ारें उखाड़ रहे हैं, हम धार्मिक स्थान जो इंक्रोचमेंट में उनको उखाड़ रहे हैं, ये हमारी कभी मांग नहीं रही। उत्तराखंड की जनता की तो ये मांग है कि भैया भर्ती घोटाले में जो अपराधी थे, हाकम सिंह, संजय धारीवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, उनके पीछे किन लोगों का हाथ था उसका तो पर्दाफाश करो। उत्तराखंड के करोड़ों नौजवान, उत्तराखंड के लाखों नौजवान जिनके आपने विश्वास पर विश्वासघात किया है, उसके बारे में आप कुछ बोल नहीं रहे। राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी 50 वर्षों में इतनी कभी उत्तराखंड में नहीं रही जो आज बेरोजगारी है, उसके बारे में आप कुछ बोल नहीं रहे हो। देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के मौके पर उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। आयोजन के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रतिभाग करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महोत्सव में उपस्थित सभी अतिथियों ने मिलेट्स पर आधारित विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी अतिथियों को पहाड़ी टोपी और शॉल देकर के उनका स्वागत किया। माननीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी का तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पूरे उत्तराखंड प्रदेश को आप लोग। हल्द्वानी में भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच व अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष विशाल सिंह भोजक के नेतृत्व में विशाल मशाल जुलूस का आह्वान किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष विशाल सिंह भोजक ने कहा कि राज्य सरकार का कोई भी फिक्स्ड एजेंडा नहीं है, ना ही अभ्यर्थियों के हित में कोई काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा भरकम प्रयास किए गए कि राज्य में युवाओं को दबाया जाए। उन पर झूठे मुकदमे भी लगाए गए, जिससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार को अभ्यर्थियों की भविष्य की कोई चिंता नहीं है। सभी एनएसयूआई कार्यकर्ता जो लगातार युवाओं द्वारा पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर युवाओं ने धरना भी दिया और उसके बाद भी प्रदेश सरकार लगातार युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। उसके विरोध में आज यहाँ पर सभी एनएसयूआई कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और प्रदेश सरकार की जो मनमानी है, प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ हैं युवाओं को दबाने की, उसके खिलाफ यहाँ पर मशाल जुलूस निकालना है। युवाओं की मांग है कि प्रदेश में जो भी पेपर लीक प्रकरण हुए हैं उनकी सीबीआई जाँच कराई जाए और युवाओं को न्याय मिले। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।